नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक क्लास पे स्वागत करता हूँ। देखिए जो जो हमारी जो दिल्ली पुलिस की जो सीरीज चल रही थी, सीरीज नंबर हमारी 4 है। क्वेश्चन की हमारी चल रही थी 10 से 15 क्वेश्चन की चल रही थी। एक चल रही है करंट अफेयर्स की और एक चल रही है हमारी स्टेट जीएस, मतलब जिसमें हम कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन करते हैं, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है दिसंबर के महीने में, आज फिर जनवरी के महीने में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेरोजगारी का दौर है और इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार मिल जाए उससे कुछ बेहतर नहीं है ना। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर सेट जो हमारा है कौन सा है, 4। ठीक है, तो आज जो हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की टोटल जो संख्या है वर्तमान में आज जो क्वेश्चन है इनकी संख्या है हमारी कितनी, 15। तो एक एक क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। नोटबुक अपने साथ रखें, लिखते हुए चलें, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू मून किस घटना, ये किस नहीं है, ब्लू मून की घटना कब होती है, ये किस नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। जो ब्लू मून की घटना है ये कब होती है, क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, कि ब्लू मून की घटना कब होती है। आपके सामने जो ऑप्शन है ये किस नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये क्या है कि ब्लू मून की घटना कब जो है, ब्लू मून की घटना कब होती है। ठीक है, ब्लू मून की घटना जो है कब होती है, क्वेश्चन ये ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले अमावस्या, दूसरा है पहली पूर्णिमा, सी ऑप्शन है दूसरी पूर्णिमा और डी ऑप्शन है पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय। तो देखो जो ब्लू मून की घटना होती है मेरे बच्चे, ये कब होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कब होती है ब्लू मून की घटना। आप 3 घटनाएं पढ़ते हो। कौन कौन सी घटना पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो आप कौन सी घटना, सुपर मून की घटना। कौन सी घटना पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं कि सुपर मून की घटना पढ़ते हैं, सुपर मून। ठीक है, एक हम कौन सी घटना पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ब्लड मून। कौन सा पढ़ते हैं, ब्लड मून पढ़ते हैं। ठीक है, और एक हम कौन सा पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ब्लू मून। ये तीनों घटनाएं बेटा अलग अलग होती हैं। ठीक है, ध्यान रखें। जो सुपर मून की घटना होती है ना, ये सुपर मून की घटना कब होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है। ये घटना कब होगी, ये घटना जब होगी जब जो है क्या, चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा पृथ्वी के क्या होगा बच्चा, पृथ्वी के क्या होता है, सबसे नजदीक होता है। ठीक है, सबसे नजदीक होता है चंद्रमा। ठीक है, और पृथ्वी के जब सबसे नजदीक होगा चंद्रमा, तो इस कंडीशन में हमें चंद्रमा पहले की तुलना में तो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और पहले की तुलना में हमें ज्यादा प्रकाशित भी दिखाई देगा। इस घटना को हम सुपर मून की घटना कहते हैं। और ध्यान रखना, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है तो इस नजदीक वाली घटना को हम पेरिजी की घटना भी कहते हैं। और ये कब होता है, ये होता है किसके समय, उपभू के समय। 2 घटनाएं आप पढ़ते हो चंद्रमा से, एक अपभू और एक उपभू। उपभू का मतलब है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी क्या होगी, कम होगी। और अपभू का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। ब्लड मून कब होता है, ध्यान रखेंगे। ब्लड मून की जो घटना होती है बच्चा, ये कब होती है, ये होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तब कौन सी घटना होती है जी, ब्लड मून की घटना होती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये बताओ पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होगा। तो देखो आपने एक चीज देखा होगा कि ये सूर्य है, ये यहाँ पर है सूर्य, मैंने लिख दिया है ये सूर्य है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पर क्या आ गया, हमारी अर्थ आ गई है। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके बाद हमारा क्या आ गया है, मून आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आ गया है, मून आ गया है। ठीक है, अब जो सूर्य जो था, इससे निकलने वाली जो किरणें थी, ये किस पर पड़ रही होंगी, पृथ्वी पर पड़ रही होंगी। किस पर पड़ रही होंगी, पृथ्वी पर पड़ रही होंगी। अब चंद्रमा पर भी तो पड़ रही होंगी, लेकिन चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश है ही नहीं। भाई चंद्रमा भी तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ध्यान रखेंगे, यहां से टकराकर जब यहां पर जो है चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश इस तरीके से फैलाव कर रहा होगा, यानी जब ये एक सीधी रेखा में होंगे, और सीधी रेखा में भी कैसे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई होगी, तब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक लाल लाल रिंग दिखाई देता है और यहाँ पर हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। इस पूरे क्षेत्र में लाल लाल रिंग हमें जो दिखाई देगा वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देता है। बाकी वाला क्षेत्र अंधेरा होता है जिस पर पृथ्वी की परछाई होती है।
तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ब्लड मून की घटना कहते हैं। और ये जो घटना होती है ये कब होती है, पूर्णिमा के दिन होती है। ये भी याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसके बाद ब्लू मून कब होता है, ध्यान रखेंगे। ब्लू मून होता है जब किसी महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे दूसरी पूर्णिमा को क्या होता है, जो दूसरी पूर्णिमा को घटना घटित होती है, पूर्णिमा में कौन सी घटना घटित होती है, ब्लू मून की घटना घटित होती है। हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पहली जो पूर्णिमा रहेगी इसमें ब्लड मून की घटना होगी। अमावस्या को क्या होता है बच्चा, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, ध्यान रखेंगे। और जो सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, जब क्या होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के क्या होगा, बीच में आ जाएगा, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। पहली पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय कौन सी घटना होती है, ब्लड मून की घटना होती है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, दूसरी पूर्णिमा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये घटना मैं आपको बता चुका हूं कि उपभू क्या है और अपभू क्या है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता किस वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपका मौखारी वंश, होयसल वंश, यादव वंश, काकतीय वंश। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो जब तक आपको ये आंसर नहीं पता होगा तो आप डायनेस्टी भी नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखना। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, शिवनेर के किले में हुआ था 1627 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा समझा देता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। यदि मैं शिवाजी महाराज की बात करता हूँ, महाराज, तो ध्यान रखिए शिवाजी महाराज का जो जन्म है, जन्म जो होता है ये कब होता है बच्चा, ये होता है 10 अप्रैल। ये डेट भी आपको याद रखना है, पेपर भी कभी कभी पूछ लेता है। 1627 में कहाँ पर होता है, शिवनेर के किले। शिवनेर के किले में जन्म लेने के कारण ही ध्यान रखेंगे इनका नाम शिवाजी पड़ा, ठीक है। शिवनेर के किले में जो है इनका क्या हुआ था, जन्म। इनके पिता का नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। तो आपको ये भी याद रखना है, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भोसले। इनकी माता की यदि मैं बात करूंगा तो इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इनकी माता जी थी कौन सी डायनेस्टी से संबंधित। तो यदि मैं जीजाबाई की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो जीजाबाई थी ये एक क्षेत्र था महाराष्ट्र के अंदर जिसका नाम था देवगिरी। क्या नाम था, देवगिरी। देवगिरी में ध्यान रखिए, देवगिरी में लखूजी ध्यान रखना, लखूजी जाधव राव की क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। और लखूजी जाधव राव की पुत्री थी कौन, जीजाबाई, जो कि कौन सी डायनेस्टी से संबंधित थी, ये यादव वंश से संबंधित थी। तो आपको याद रखना है यादव डायनेस्टी, यादव वंश, ठीक है। तो जो जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माताजी हैं जीजाबाई, जो यादव वंश से संबंधित हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चा, क्या हो जाएगा, यादव डायनेस्टी, यादव वंश हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यदि मैं पत्नी की नाम बात करता हूं तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो धर्म पत्नी है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, पुतलीबाई। क्या नाम था, पुतलीबाई। तो इसका इनका नाम भी आपको याद रखना है, पुतलीबाई का नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है धर्म, इनकी धर्म पत्नी का नाम। क्यों, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो गई थी तो ये पुतलीबाई भी सती हो गई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है चिता के साथ ये भी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको याद रखना है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक कौन थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षक से क्वेश्चन पूछ जाता है, ध्यान रखेंगे इनके संरक्षक और शिक्षक कौन थे। तो ध्यान रखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के यदि मैं संरक्षक की बात करता हूँ, संरक्षक, ठीक है, तो कौन थे, दादा कोंडदेव, आपको याद रखना है, ठीक है। दादा कोंडदेव जो है क्या थे, इनके संरक्षक थे।
यदि छत्रपति शिवाजी महाराज से आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए, तो ध्यान रखेंगे इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, तो इनके आध्यात्मिक गुरु का भी नाम याद रखना है। गुरु का नाम है, ध्यान रखना, समर्थ रामदास। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था, शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता के नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। देवगिरी में जो है लखोजी यादव राज की पुत्री थी, यादव डायनेस्टी से हैं, और इनकी धर्मपत्नी का नाम था पुतली बाई। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज आप देखोगे जिस समय उत्तर भारत के अंदर जब औरंगजेब अपनी कट्टरपंथी के लिए जाना जाता था, तो उसी समय हम ये देख रहे हैं कि दक्कन के क्षेत्र में मराठा साम्राज्य जो है, मराठा साम्राज्य की नींव रखी किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ठीक है, और आप जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ते हो तो आपको गर्व होगा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को यदि आप देखोगे तो ये गुरिल्ला युद्ध नीति में निपुण थे, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औरंगजेब, जो इतना अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता था, औरंगजेब की नाक में नकेल कर दिया था इन्होंने, और औरंगजेब को मजबूर कर दिया था दक्षिण भारत में आने के लिए। और औरंगजेब दक्षिण भारत में जब आएगा, कभी उत्तर भारत नहीं जा पाएगा, और दफन भी कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिण भारत के अंदर ही हो जाएगा। तो जो मराठा साम्राज्य है आप देखोगे अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे मराठाओं में जब पेशवा शब्द आएगा, पेशवा पद आएगा, और उसके बाद फिर पेशवा भी अपने आप में बहुत ताकतवर रहेंगे। लेकिन जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा, उसके बाद से जो मराठा साम्राज्य क्या होता चला जाएगा? इसका पतन होता चला जाएगा, इसकी जो है कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो मराठा साम्राज्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। तो आपको ये चीज यहाँ से याद रखनी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मैंने आपको बता दिया है शिवनेर किले में इनका राज्याभिषेक। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, यदि मैं बात करता हूँ किसकी? मोखारी डायनेस्टी, होयसल वंश, काकतीय वंश, इनके फाउंडर आपसे पूछ लेता है, इनके संस्थापक आपसे पूछ लेता है कि बताइए भैया मोखारी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, मोखारी वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। होयसल वंश के फाउंडर बताइए, इसके संस्थापक कौन थे? क्योंकि इनके फाउंडर से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। काकतीय वंश के फाउंडर से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछता है। ठीक है, संस्थापक तो ध्यान रखेंगे जो मोखारी डायनेस्टी है, जो मोखारी वंश है, इसका जो फाउंडर है, ठीक है, मोखारी वंश का जो संस्थापक है ये कौन है? इसका जो फाउंडर है मोखारी वंश का वो कौन है? हरिवर्मन। ठीक है, कौन है? हरिवर्मन। ध्यान रखेंगे हरिवर्मन क्या था? इसका संस्थापक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है होयसल डायनेस्टी का जो संस्थापक है ये कौन था? कल्प जो है क्या था? प्रथम जो है क्या था? ये नृपकाम। ध्यान रखेंगे नृपकाम जो है क्या था? ये नृपकाम जो है सेकंड जो है इसका क्या था? संस्थापक था। काकतीय डायनेस्टी की यदि मैं बात करता हूँ तो प्रोल सेकंड जो है क्या था? इसका फाउंडर था। प्रोल सेकंड कुछ लोग रुद्रदेव प्रताप सिंह को मानते हैं जो कि पहले शासक थे, प्रथम रुद्रदेव को मानते हैं कि ये भी इसके क्या थे? ये फाउंडर थे। तो ध्यान रखेंगे नृपकाम सेकंड और प्रोल सेकंड, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, होयसल डायनेस्टी की यदि मैं बात करता हूँ तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली पर रूल कर रहा था तो उस समय हम देखते हैं कि मलिक काफूर दक्कन के क्षेत्र में अटैक करता है दक्षिण भारत में। और ये जो होयसल डायनेस्टी है ये कहाँ पर रूल कर रही थी? कर्नाटक क्षेत्र में। कहाँ पर थी? ये कर्नाटक क्षेत्र में रूल कर रही थी। ध्यान रखिए कर्नाटक क्षेत्र में। और ये जो काकतीय डायनेस्टी थी ये कहाँ पर? वारंगल क्षेत्र में रूल कर रही थी, वारंगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका कौन सा क्षेत्र था? वारंगल क्षेत्र था, आपको याद रखना है। और मोखारी जो डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी ये कहाँ पर? कन्नौज क्षेत्र में। ध्यान रखिए ये कहाँ पर रूल कर रही थी? कन्नौज क्षेत्र में रूल कर रही थी, तो आपको याद रखना। ठीक है, तो जब मलिक काफूर अटैक करता है तो होयसल डायनेस्टी ही रूल कर रही थी कर्नाटक में, और होयसल डायनेस्टी की कैपिटल थी द्वार समुद्रम। ठीक है, और जब मलिक काफूर कहाँ पर? वारंगल पर अटैक करेगा तो वहां पर काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी। आपसे डायनेस्टी पूछ लेता है, वंश पूछता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को विश्व पुरुष के नाम से जानते हैं? विश्व पुरुष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है महमूद लोधी, बी ऑप्शन है आपका शाहजहां, सी ऑप्शन है महमूद बेगड़ा, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखेंगे विश्व पुरुष के नाम से हम किसको जानते हैं मेरे बच्चा? महमूद बेगड़ा को जानते हैं। और महमूद बेगड़ा ये कहाँ का शासक था? ध्यान रखेंगे ये गुजरात का शासक था। ठीक है,
गुजरात का शासक था, ध्यान रखेंगे गुजरात का शासक, ठीक है। और ये अपनी मूंछों के लिए प्रसिद्ध था, ध्यान रखना, ये बात भी आपको याद रखनी है, पूछा जाता है, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी मूंछों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपनी मूंछों के लिए जाना जाता था, ठीक है, महमूद बेगला जाना जाता था। ध्यान रखिए, इसके दरबार में एक व्यक्ति निवास करता था जिसका नाम क्या था? उदयराज, जिसने ग्रंथ लिखा है, क्या नाम लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा है? उसने किताब लिखी जिसका नाम क्या है? महमूद। चलिए, यदि मैं शाहजहां की बात करता हूं तो एक मुगल बादशाह है जिसने अपने शासनकाल में दिल्ली के लाल किले की नींव रखी। 1638 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले की नींव रखेगा और 1648 ईस्वी में दिल्ली का लाल किला बनकर कंप्लीट होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, शाहजहां जिसे दिल्ली के लाल किले के निर्माण में 10 साल का समय लगा था। इसके बाद शाहजहां को यदि हम देखते हैं तो इसने आगरा के अंदर जो है ताजमहल की नींव इसी के शासनकाल में रखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, ठीक है। तो ये जो महमूद लोदी है, ये याद रखेंगे, महमूद लोदी किसके साथ? हुमायूं के साथ युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा गया है? इसे दूसरा क्या कहा गया है? सिकंदर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने स्वयं को एक उपाधि दी थी, इसने सिकंदर ए शानी की अपने आप को उपाधि दी थी, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। इसने पूरे विश्व को जो है जीतने का जो है ख्वाब देख लिया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले में ये हार गया था, क्योंकि वहां पर राजा राणा रावल रतन सिंह रूल कर रहे थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती पद्मावती देवी, ठीक है, जिन पर ये मोहित हो गया था, लेकिन इसका ख्वाब बनकर रह गया। ऐसा कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये चित्तौड़ को जीत कर भी हार गया था। क्यों? क्योंकि रानी पद्मावती ने 10,000 सखियों के साथ चित्तौड़ में जोहर कर लिया था, ठीक है, ध्यान रखिए। और राणा रावल रतन सिंह को इसने धोखे से मारा था। ये भी बात तय है कि यदि राणा रावल रतन सिंह के साथ ये युद्ध के नियम से युद्ध लड़ता तो राणा रावल रतन सिंह इसे युद्ध में हरा देता, इसकी हत्या कर देता। राणा रावल रतन सिंह को ये दिल्ली में बंदी बनाकर रखता है, लेकिन पद्मावती इसे दिल्ली से छुड़ा कर ले जाती है, ठीक है। तो सिकंदर जो था, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी था, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता है। अलाउद्दीन खिलजी की यदि बात करता हूँ तो इसने दिल्ली के अंदर, ध्यान रखेंगे, अलाई दरवाजा, ये आपको याद रखना है, इसने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया, ये भी आपको याद रखना है। इसका नाम निर्माण करवाया था, हौज खास का निर्माण इसने दिल्ली के अंदर करवाया। और सीरी का किला, ये भी आप रखना है कि सीरी का किला जो है, सीरी किले का निर्माण भी किसने करवाया? इसी ने करवाया है। दिल्ली में एक मीनार है जिसका नाम क्या है? चोर मीनार। तो चोर मीनार का निर्माण भी इसी के शासनकाल के अंदर दिल्ली के अंदर कराया गया। ये सारी चीजें किसके शासनकाल में हो रही है मेरे बच्चा? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। यदि मैं अलाउद्दीन की खिलजी की बात करता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसने अपने शासनकाल में कुछ कर लगाए थे, यानी इसने अपने शासनकाल में टैक्स लगाए थे। इन टैक्स का नाम क्या है? एक टैक्स का नाम है घरई कर और एक टैक्स का नाम क्या है? चरई कर। तो ये दोनों टैक्स किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रण करने के लिए, ध्यान रखेंगे, दीवान जो है सहना ए मंडी, ध्यान रखिए, इसने किसकी स्थापना की थी? इसने सहना ए मंडी नामक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखिए। इसने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। दीवान ए रियासत नामक जो है, इसने जो है क्या की थी? विभाग की स्थापना की थी। और ये एक ऐसा, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसने बाजार को नियंत्रण करने के लिए बाजार को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। तलवार ए रक्त की नीति को इसने अपनाया था और लोहे रक्त की नीति को बलबन ने अपनाया था, ये बात आपको याद रखनी। इसने सैनिकों का हुलिया बदलने और घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सैनिकों का हिसाब किताब रखने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया था, ये भी चीज आपको याद रखनी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने चाचा की हत्या करके, जलालुद्दीन की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसस नाम था। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ वो भी शब्द आपके एग्जाम से ही संबंधित है, ध्यान रखना इस बात को। तो यदि मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, तो ये बोल जो मैं रहा हूँ ये भी नोट करना है आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसस था। और दिल्ली में इसने क्या काम करा था? बलबल के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि विवाह पटल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कौटिल्य, बाणभट्ट, उदयराज, वराहमिहिर। विवाह पटल,
तो ध्यान रखेंगे कौटिल्य की किताब है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, बहुत बार पूछी जाती है। ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र इनकी किताब है, ठीक है। बाणभट्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, हर्षचरित। तो आपको ये याद रखना है कि हर्षचरित जो लिखा है वो किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है। उदय राज में ध्यान रखेंगे इसने क्या लिखा है, महमूद जो है क्या लिखा है, महमूद चरित्र लिखा है। तो आपको ये भी याद रखना है, ध्यान रखेंगे महमूद चरित्र किसने लिखा है, उदयराज ने लिखा है। वराहमिहिर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो वराहमिहिर की जो अन्य किताब है मैं ये भी बता देता हूँ। एक तो इनकी अन्य किताब कौन सी है, योग माया, ठीक है। योग माया जो है इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार आपके पेपर में पूछी जाती है। एक कौन सी किताब है, ध्यान रखेंगे बृहजातक जो है, ये भी आपको याद रखना है। बृहजातक जो कथा है, बृहजातक जो ग्रंथ है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी जो है किसके द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे एक और आपको याद रखना है, बृहद संहिता भी याद रखनी है आपको। बृहद संहिता भी किसके द्वारा लिखा गया है, बृहद संहिता भी किसके द्वारा जो है, वराहमिहिर के द्वारा ही लिखा गया है। एक और इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम क्या है, पंच सिद्धांतिका। ये सारी चीजें आपके पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, पंच सिद्धांतिका, ठीक है। ये सारी किताबें आपके पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। लघु जातक भी इन्हीं का ग्रंथ है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, लघु जातक, ठीक है। वराहमिहिर की मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बता देता हूँ कि जो ये वराहमिहिर है, ध्यान रखेंगे ये जो है किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में क्या करते थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे दरबारी थे वराहमिहिर। और वराहमिहिर कौन था, वराहमिहिर ध्यान रखेंगे एक खगोल शास्त्री है। कौन है, वराहमिहिर क्या है, एक खगोल शास्त्री है, क्योंकि वराहमिहिर ही सबसे पहले इस बात की पुष्टि करता है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और वराहमिहिर ये बताता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वराहमिहिर हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी की किताबें मैंने आपको लिखवा दी हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने का काम कौन करता है। आपके सामने ऑप्शन है माल्टेज, एरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रोज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में, किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा है, किसमें तोड़ने का काम कर रहा है, अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। तो मेरे बच्चा ये काम किसका होता है, एरेप्सिन का होता है। किसका काम होता है, एरेप्सिन का। माल्टेज का क्या काम होता है, ध्यान रखेंगे ये माल्टेज को किसमें जो है, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ता है। ध्यान रखिए इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, माल्टोज को किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिए ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में क्या करता है, ये इसको परिवर्तित करता है, ठीक है। यदि मैं लाइपेज की बात करता हूं तो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो ये फैटी एसिड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये फैटी एसिड होता है, यानी जो वसा होता है, वसा को किसमें तोड़ने का काम करता है लाइपेज, वसा को, ध्यान रखेंगे वसा को ये फैटी एसिड में तोड़ता है, ठीक है, फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं ग्लिसरीन में तोड़ने का काम करता है। सुक्रोज का काम क्या करता है, ध्यान रखिए सुक्रोज क्या काम करता है, सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ध्यान रखिए सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है मंगोलिया, डी ऑप्शन है यूएई। तो ध्यान रखिए जापान के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, जापान के साथ, यूएसए के साथ कौन सी करते हैं, और जो है मंगोलिया के साथ कौन सी करते हैं, यूएई। आपसे क्वेश्चन पूछा है नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, तो ध्यान रखिए नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास हम किसके साथ करते हैं मेरे बच्चा, मंगोलिया के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, मंगोलिया के साथ करते हैं। यदि मैं यूएसए की बात करूंगा तो यूएसए के साथ जो हम करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, यूएसए के साथ हम कौन सी करते हैं बेटा, वज्र प्रहार करते हैं। ध्यान रखिए वज्र प्रहार हम किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए एक जो है युद्ध अभ्यास, ध्यान रखना युद्ध अभ्यास नामक जो एक्सरसाइज है ये भी हम किसके साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो हम करते हैं किसके साथ, यूएसए हो गया, एक प्लस में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ प्लस में क्या हो गया है मेरे बच्चा, जापान हो गया है, और प्लस में क्या हो गया है, भारत हो गया।
यदि ये सारे साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज। ध्यान रखिए मालाबार एक्सरसाइज ये सभी देश मिलकर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये बात याद रखनी है। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, जापान की बात करता हूँ, तो जापान के साथ हम धर्म गार्जियन नामक एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जापान के साथ हम क्या करते हैं, धर्म गार्जियन नामक जो है क्या करते हैं, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज की जाती है, ये जापान के साथ हम करते हैं, आपको याद रखना। तो मंगोलिया मैंने आपको लिखवा दिया। यदि मैं यूएई की बात करता हूं तो यूएई के साथ ध्यान रखेंगे हम युद्ध अभ्यास डेजर्ट करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। युद्ध अभ्यास साइक्लोन, ठीक है, युद्ध अभ्यास जो है इसके साथ हम कौन सा करते हैं, साइक्लोन करते हैं। तो आपको याद रखना है युद्ध अभ्यास साइक्लोन हम किसके साथ करते हैं, यूएई के साथ करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि भारत और ध्यान रखना किसके साथ जो है, भारत और किसके बीच पूछे आपसे, नेपाल के बीच पूछे कि भारत नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए भारत किसके साथ, श्रीलंका के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि भारत जो है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, भारत किसके साथ जो है, बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम किन किन देशों के साथ कौन कौन सी प्रसिद्ध एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो यदि मैं किसकी बात करता हूँ, भारत और नेपाल की बात करता हूँ, तो भारत और नेपाल के बीच जो एक्सरसाइज होती है कौन सी होती है, सूर्य किरण होती है। कौन सी होती है, सूर्य किरण होती है, ठीक है। याद रखना है कि भारत नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है, कि सूर्य किरण करता है। यदि मैं किसकी बात करता हूँ, भारत और बांग्लादेश की बात करता हूँ, तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है, मित्र शक्ति है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और भारत यदि मैं बांग्लादेश के साथ बात करता हूँ तो कौन सा हो जाएगा, संप्रीति हो जाएगा, ठीक है। संप्रीति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे संगीतकार कौन थे। आपसे दूसरा पूछा है, ना कि पहला पूछा है, ये चीज याद रखना है, कौन सा पूछा है, दूसरे संगीतकार। तो आपको ऑप्शन दे रखा है पंडित रविशंकर, बी ऑप्शन है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, सी ऑप्शन है विलायत खान, डी ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो यानी कि दूसरे आपसे पूछे हैं, ध्यान रखेंगे एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ध्यान रखेंगे पहले संगीतकार हैं, ध्यान रखेंगे पहले संगीतकार, ध्यान रखेंगे संगीतकार जिन्हें जो है क्या मिला था, पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन से रत्न से, भारत रत्न जो है, भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आपको बात याद रखनी है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कौन है, पहले संगीतकार हैं जिन्हें कर्नाटक की संगीत की रानी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा गया है, ध्यान रखिए, इन्हें कहा गया है कर्नाटक संगीत की रानी, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया है, कर्नाटक संगीत की रानी इनको कहा गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो पंडित रविशंकर होगा, ध्यान रखेंगे पंडित रविशंकर हैं, जिनको जो है ये दूसरे ऐसे संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न से क्या करा गया था, जो है सम्मानित किया गया था। और 1999 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1999 ईस्वी में, और एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरे संगीतकार कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ध्यान रखेंगे ये कौन से हैं, ये तीसरे संगीतकार हैं, ध्यान रखना ये कौन है, ये तीसरे संगीतकार हैं। और इनको कब मेरे बच्चा 2001 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत रत्न से और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो भारत रत्न की शुरुआत जो की गई है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत यदि आपसे पूछता है तो भारत रत्न की शुरुआत मेरे बच्चा कब से की गई थी, 1954 से की गई थी, 1956 ईस्वी में की गई थी। सबसे पहले कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को जो है ये भारत रत्न से सम्मान किया गया था। कौन कौन से थे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे सीवी रमन, ध्यान रखना सीवी रमन जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पर कौन है, ध्यान रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी आपको याद रखना है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको सम्मानित किया गया था। ये 1954 में किया गया था, ध्यान रखिए, राधाकृष्णन, ठीक है। और तीसरे कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यदि मैं बात करता हूं कि 2024 में भारत रत्न मिला, तो ध्यान रखेंगे 2024 में भारत रत्न मिला है। आप कहोगे गुरुजी 2025 का क्यों नहीं बता रहे आप? क्योंकि 2025 में मिला नहीं है। ध्यान रखेंगे 2025 की लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, व्यक्तियों को मिला है। 2024 की जो है लिस्ट जारी हुई थी और 2024 में ये मिला है। अब कितने व्यक्तियों को मिला है? 5 व्यक्तियों को मिला है। तो इन 5 व्यक्ति के नाम आपको याद रखने हैं। अब ये 5 व्यक्ति कौन कौन है? ध्यान रखेंगे, एक तो कौन हो जाएंगे? एक तो है कर्पूरी ठाकुर, ध्यान रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। एक कौन हो जाएंगे? हमारे चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह को जो भी जो है 2024 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और एक जो हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? एक जो हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे स्वामीनाथन जो है इनको भी जो है क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा, MS स्वामीनाथन, ठीक है। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और एक कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण अडवाणी और PV नरसिम्हा राव। कौन हो जाएंगे? लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएंगे, आडवाणी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आडवाणी। और कौन हो जाएंगे? और 5वें हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। तो आपको याद रखना है PV नरसिम्हा राव जो है इनको भी भारत रत्न से क्या करा गया था? सम्मानित किया गया था। कब? 2024 में। तो ये 5 व्यक्तियों के नाम है जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है, इनके नाम भी आपको याद रखने। शुरुआत कब हो रही है मेरे बच्चा? 1954 में हो रही है, ठीक है। भारत रत्न का जो आकार होता है, ध्यान रखिए, इसका जो भारत रत्न का जो आकार होता है आपको मैं बता देता हूँ। भारत रत्न का आकार पीपल वृक्ष की पत्ती की तरह होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। किसकी तरह होता है? जो पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल जो वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष की पत्ती के आकार का होता है। तो ध्यान रखेंगे पत्ती के आकार, ठीक है, पत्ती के आकार का होता है। और इसमें जो भारत रत्न लिखा रहता है उसका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? आपसे इसमें लंबाई पूछ रहा है कि भैया स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई बताइए कितनी है। ऑप्शन है तुम्हारे सामने 5897 किलोमीटर, 5840 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5486 किलोमीटर। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज यदि मैं बात करूं तो ये 4 महानगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? 4 महानगर को जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगर को जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। अब ये 4 महानगर कौन कौन से हो गए हैं? तो देखो 4 महानगर यदि मैं इधर की बात करता हूं तो कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा, ध्यान रखिए कलकत्ता हो जाएगा। और यदि मैं इधर की बात करता हूं तो यहाँ पर ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है? मुंबई को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? मुंबई को जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिए। यदि मैं यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ पर ये किसको जोड़ने का काम करता है? दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ की मैं यदि बात करता हूँ तो किसको? चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। तो ये इन 4 महानगर को जोड़ता है जिसे हमने स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम दिया है। यदि मैं बात करूं कि भैया ये कुल कितने राज्य से होकर गुजरता है, यदि आपसे पूछे कि बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज कुल कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो ये 13 राज्य से गुजरता है। ध्यान रखिए 13 राज्य से गुजरता है। और 13 राज्य से जो है ये कितने किलोमीटर की? 5840 किलोमीटर की ये क्या बनाता है बेटा? टोटल लंबाई बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5840 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये क्वेश्चन तो हो गया है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा गया है। तो मेरे बच्चा याद रखना है कि SBI, IDBI, PNB, RRB, RBI, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो भारतीय रिजर्व जो बैंक है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ।
भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये भी आपसे पूछता है, तो इसकी स्थापना मेरे बच्चे कब होती है 1935। 1935 में 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और ये किसकी समिति पर आधार पर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे हिल्टन यंग समिति आई थी। ठीक है, कौन सी समिति थी, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, हिल्टन यंग समिति कब आई थी, 1926 में आई थी, 1926 में की सिफारिश पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी जो है स्थापना की गई थी, इसकी आरबीआई की। तो ध्यान रखेंगे 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है और आपको ये याद रखना है कि 1937 में ध्यान रखेंगे इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर बेटा, कलकत्ता से। कहाँ से, कलकत्ता से कहाँ लाया गया, कलकत्ता से मुंबई लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता से कहाँ लाया गया, मुंबई लाया गया था। कब, 1937 में। तो यानी जब 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी तो 1937 तक ये इसका जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था और 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर कहाँ से जो है, कलकत्ता से कहाँ पर ला दिया गया है, कहाँ पर, मुंबई में। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बम्बई में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखेंगे आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं मेरे बच्चा, आपको याद रखना है कौन है, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे ओसबोर्न जो है स्मिथ क्या थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ठीक है, स्मिथ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ध्यान रखना आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है मेरे बच्चा सीडी देशमुख जो है क्या थे, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। वैसे तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, प्लासी युद्ध के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। तो आपको पता होना चाहिए प्लासी युद्ध के समय कौन था। तो प्लासी युद्ध के समय आप देखोगे 1754 ईस्वी में गद्दी पर कौन बैठता है, आलमगीर सेकंड, और 1759 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है। लेकिन इस बीच में एक लड़ाई होती है जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो यदि मैं प्लासी के युद्ध की बात करता हूँ बच्चा, तो प्लासी जो युद्ध हुआ था, ये प्लासी युद्ध कब हुआ था, प्लासी युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखेंगे बंगाल में। कहाँ पर हुआ था, बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आपको पता होना चाहिए बंगाल के नादिया जिले में। कहाँ पर हुआ था, बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, कौन सी नदी थी, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, गंगा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, के तट पर। इसको प्लासी का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लास नामक पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गंगा नदी के तट पर 1757 ईस्वी में। उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था, आलमगीर सेकंड। ठीक है, कौन था, आलमगीर सेकंड था। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो शाह आलम सेकंड है, ध्यान रखिए इसके शासनकाल में भारत के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए इसके शासनकाल में कौन सा युद्ध हो रहा है, बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, 1764 में। 1764 ईस्वी में शाह आलम सेकंड के शासनकाल। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में आप देखोगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वही भारत आएगा, पिट्स का इंडिया एक्ट भारत के अंदर आएगा। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में ही भारत में सबसे पहला चार्टर अधिनियम 1793 में भारत के अंदर लाया गया था। शाह आलम सेकंड को यदि आप देखते हो तो ये प्रथम ऐसा मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का पेंशनकारी बना था। ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये भी नोट करनी है। शाह आलम सेकंड पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनकारी बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे शाह आलम सेकंड से आपको ये बातें याद रखनी है। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। यदि मैं मोहम्मद शाह की बात करता हूँ तो ध्यान रखेंगे इसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह भी कहते हैं। लेकिन इसके शासनकाल में आपको एक बात याद रखनी है कि इसके शासनकाल में 1739 में यानी 1739 ईस्वी में इसके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध था, करनाल का युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए 1739 ईस्वी में। इसी करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने, जो कि ईरान का शासक था, इसने दिल्ली पर अटैक किया था। और इसी करनाल के युद्ध के बाद नादिर शाह दिल्ली में लूटपाट करके कोहिनूर हीरा
यानी जो भारत में वो तख्त एताउस अपने साथ लेकर ईरान गया था, तो उसके साथ कोहिनूर हीरा भी भारत से ईरान चला गया था, जिसे महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा वापस भारत के अंदर लाया गया था, और जिसे लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह के साथ एक संधि करके इसे ब्रिटेन ले गया था। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ किसकी, फर्रुखसियार की, तो ध्यान रखिए फर्रुखसियार को एक घृणित कायर बादशाह कहा जाता है। फर्रुखसियार क्या कहा जाता है, घृणित कायर बादशाह। क्यों कहा जाता है घृणित कायर बादशाह, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि मराठाओं से लड़ा था। इसके शासनकाल में आपको पता होना चाहिए कि 1717 ईस्वी में इसके शासनकाल में जो है इसने क्या स्वर्णिम फरमान जारी किया था। स्वर्णिम फरमान इसने क्या करा था, फरमान जारी किया था, स्वर्णिम फरमान जारी किया था। ये छोटी छोटी सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो विस्तार से हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपके जो एग्जाम से संबंधित है, 1717 में इसने अंग्रेजों के लिए एक गोल्डन ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ये किसके शासनकाल में हुआ था, फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार के शासनकाल में ही मराठाओं के शासनकाल में मराठाओं के दरबार में पहला पेशवा पद बना था। ठीक है, और पहला जो पेशवा बना था वो कौन था, बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसके शासनकाल में, फर्रुखसियार के। उसके बाद देखो जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध के बारे में आपको बता देता हूँ। ये 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध, और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। लेकिन सिराजुद्दौला की जो मृत्यु थी वो कहाँ पर की थी, मुर्शिदाबाद में मुर्शिद कुली खां के पुत्र ने मरीन जाफर ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि लानोस नामक जो घास के मैदान हैं वो किस देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, वेनेजुएला। देखो यदि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपको एक बहुत ही प्यारे घास के मैदान मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जिनको हम क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको सवाना नामक घास के मैदान भी मिलेंगे। आप कहोगे सवाना तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में भी है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में आप जाओगे तो यहाँ पर मेरे बच्चा कैंटरबरी, ध्यान रखिए कैंटरबरी घास के मैदान है, कहाँ पर है, कैंटरबरी घास मैदान ये कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है, आपको पता होना चाहिए। ब्राजील के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कटिंगा के घास के मैदान, ध्यान रखना, कटिंगा घास के मैदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपोस्ट घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ब्राजील में देखने को मिलेंगे। वेनेजुएला में लानोस नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुएला में लानोस नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, चीन की, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चा, चीन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मंचूरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंचूरियन कहते हैं। और झीजियांग, ध्यान रखना, मंचूरियन और कौन से पाए जाते हैं, झीजियांग नामक जो घास के मैदान है ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। मंचूरियन घास का मैदान चीन प्लस कहाँ पर मिलता है, मंगोलिया में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, मंगोलिया में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ पर मिलता है, मंगोलिया में मिलता है। यदि मैं कहूँ कि हंगरी के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हंगरी के अंदर ध्यान रखेंगे पुस्ताज नामक घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, पुस्ताज नामक जो घास के मैदान है वो कहाँ पर है, हंगरी में। ठीक है, यदि मैं किसकी बात करता हूँ, हंगरी की बात करता हूँ, तो हंगरी में कौन से मिलेंगे, पुस्ताज मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, पुस्ताज नामक घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, यदि मैं अर्जेंटीना की बात करूं कि भैया अर्जेंटीना में बता दीजिए, क्योंकि आपसे पूछता है कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना में पंपास नामक घास के मैदान मिलते हैं। यहाँ पर कौन से मिलते हैं, पंपास नामक घास के मैदान मिलते हैं, पंपास घास मैदान। ये कहाँ पर मिलते हैं, अर्जेंटीना में मिलते हैं। लेकिन इन पंपास घास के मैदान की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है जो आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है, अल्फा नामक घास पाई जाती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन सी घास है, अल्फा घास। ठीक है, यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है मेरे बच्चा, अल्फा घास यहाँ पर ही पाई जाती है। ध्यान रखिए अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि मेरे बच्चा की दक्षिण अमेरिका में तुमने पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो प्रेरी नामक जो घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, यदि मैं भारत की बात, थोड़ा सा भारत के बारे में बता देता हूँ कि क्या भारत में भी घास के मैदान है। जी बिल्कुल, भारत में घास के मैदान है। भारत में हम देखेंगे कि मर्ग नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। भारत में पयार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, पयार नामक। भारत में बुग्याल नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे बुग्याल। ठीक है, और बन्नी नामक घास के मैदान भी कहाँ पर मिलते हैं, बन्नी नामक घास के मैदान, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। ठीक है, यहाँ पर ही घास के मैदान, ये भारत के प्रसिद्ध घास के मैदान है, आपको याद रखिए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो देखो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है मेरे बच्चा। देखो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर। क्या नाम है? मानसरोवर है यहाँ पर। और इस मानसरोवर में यहाँ से हम देखते हैं कि स्थान है जिसका नाम क्या है? चेमायुंगडुंग। ठीक है, क्या नाम है? चेमायुंगडुंग नाम है, ध्यान रखिए, चेमायुंगडुंग। तो आपको पता होना चाहिए चेमायुंगडुंग, यहाँ से ये नदी निकलती है। अच्छा, इस नदी का नाम यहाँ पर क्या है? तो ध्यान रखिए मेरे बच्चा, इस नदी का यहाँ पर नाम है यारलुंग। ठीक है, यारलुंग सांको। इस नदी का नाम क्या है? यारलुंग सांको। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से। यहाँ पर ये वृद्ध हिमालय में बहती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बच्चा, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर एक दर्रा है, इसी दर्रे का नाम क्या है मेरे बच्चे? यांगयाप दर्रा। ठीक है, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? यांगयाप दर्रा। तो यहाँ जो ये बह रही है नदी ना, ये जो नदी बह रही है यहाँ पर, ये 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। और इस यारलुंग सांको नदी को अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे बच्चा? दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर ये नदी कहाँ पहुंचती है? असम में पहुंचती है। असम में जाने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और इसके बाद ये असम से कहाँ चली जाती है? असम से ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? ये वाला हिस्सा जो आ गया हमारा, ये कौन सा आ गया मेरे बच्चा? बांग्लादेश आ गया है। कौन सा आ गया है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और उसके बाद ये किसके साथ? पद्मा के साथ, यानी गंगा नदी के साथ मिलकर यहाँ पर मेघना की जलधारा का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ से नदी जब प्रवेश करके आई और नदी ने जहाँ बांग्लादेश तक प्रवेश किया, वही यहाँ बीच में नदी 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में टोटल नदी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर की ये जो है क्या करती है? यहाँ पर ये दूरी तय करती है। तो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो ये बांग्लादेश के अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 1100 किलोमीटर तो कहाँ पर प्रवाहित होती है? 1100 किलोमीटर ये वृद्ध हिमालय की गिरिपाद में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आज का। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, बी ऑप्शन है महमूद गजनवी, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो ध्यान रखेंगे, जजिया कर जो सबसे पहले लगाया था 712 ईस्वी में जो है इसको लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसको लगाया गया था। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जजिया कर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 712 ईस्वी में किसने लगाया था? इसने गैर मुस्लिमों पर लगाया था। किस पर लगाया था? गैर मुस्लिमों पर लगाया था, गैर मुस्लिमों पर। ठीक है, लेकिन जब इसने गैर मुस्लिमों पर ये जजिया कर लगाया था तो ये किस पर नहीं लगा था? जजिया कर नहीं लगा था, नहीं लगा। ये भी याद रखना है कि जजिया कर नहीं लगा। तो ये जो जजिया कर नहीं लगा है, ये किस किस पर नहीं लगा था? ये ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। ध्यान रखिए, किस पर नहीं लगा था? ये ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। ध्यान रखना, ब्राह्मणों पर नहीं लगा था। एक ये विधवा पर नहीं लगा था। किस पर नहीं लगा था? विधवा महिला पर नहीं लगा था। और एक ये विकलांग पर नहीं लगा था। इन पर इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर नहीं लगाया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर, ये नोट करके लिखना है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम जजिया कर, ये लिखना है आपको। जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है क्या करा था? सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तुगलक ने लगाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तुगलक ने लगाया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये जजिया कर लगा रहेगा तो औरंगजेब जो सॉरी कौन आएगा? अकबर आएगा। तो ध्यान रखेंगे 1564 ईस्वी में अकबर इसे क्या कर देगा? अकबर समाप्त कर देगा। अकबर ने क्या करा था? अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1664 ईस्वी में अकबर ने समाप्त किया। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि इसके बाद कब 1679 ईस्वी में किसने भैया? किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने क्या कर दिया था?
औरंगजेब ने, ये आपको याद रखना है, औरंगजेब ने दोबारा क्या करा था, लागू किया था। ठीक है, दोबारा लागू किया था। किसने किया था, ये औरंगजेब ने किया था। ठीक है, दोबारा लागू किया, ये किसने करा है, दोबारा लागू औरंगजेब ने करा है, ध्यान रखना। ठीक है, अकबर तो क्या कर रहा है, इसको समाप्त कर रहा है। ठीक है, औरंगजेब इसको क्या कर रहा है, लगा रहा है भैया, दोबारा लगा दिया औरंगजेब ने। कब लगा दिया, 1679 में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1720 ईस्वी में, ये बात आपको याद रखनी है, 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह यानी जो रंगीला बादशाह था, इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसे क्या कर दिया, शाह ने हमेशा के लिए समाप्त किया। ध्यान रखेंगे, शाह ने हमेशा के लिए क्या करा था, समाप्त किया था। ये आपको याद रखना के लिए समाप्त किया था किसने, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, हमेशा के लिए समाप्त किया था किसने, मोहम्मद शाह ने। तो जजिया करके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी ये कह रहा है कि जो भारत का जो महान्यायवादी होता है, उसे भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, यानी जितने भी न्यायालय भारत के क्षेत्र में आते हैं, इनमें सभी में सुनवाई का अधिकार होगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 का सब क्लोज 2, अनुच्छेद 76 का सब क्लोज 3, अनुच्छेद 80। तो ध्यान रखिए, अनुच्छेद 76 की बात करता हूं तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का क्या होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ध्यान रखिए, महान्यायवादी होगा भारत का। ध्यान रखिए, इसका वर्णन है इसमें आर्टिकल 76 के सब क्लोज 2 में। ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी जो है ये महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख है। किसमें है ये, कर्तव्यों का उल्लेख है, ये किसमें है भैया, आर्टिकल 76 के सब क्लोज 2 में है। ये जो बात यहाँ पर कही गई है, ये आर्टिकल 76 के सब क्लोज 3 में, किसमें है ये, सब क्लोज 3 में है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं आपको बताऊं कि भैया आर्टिकल 76 में क्या है, तो आर्टिकल 76 में है, कौन है भैया, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है। थोड़ा सा नोट कर लेना। ठीक है, महान्यायवादी है आर्टिकल 76 में। और याद रखना है, यह भारत का कौन होता है भैया, भारत का प्रथम कौन होता है, ये विधिक अधिकारी होता है। भारत का प्रथम क्या होता है, ये विधिक अधिकारी होता है। आपको याद रखना है, भारत का प्रथम अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी होता है कौन, भारत का महान्यायवादी। इसके बाद एक और चीज मैं आपको यहां से समझा देता हूं थोड़ा सा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया इसकी योग्यता क्या होती है जी महान्यायवादी की, तो इसकी योग्यता क्या होती है, इसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो होती है वही इसकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है। ध्यान रखेंगे, इसका वेतन कितना होता है जी, ध्यान रखेंगे, इसके वेतन का उल्लेख संविधान में वर्णित नहीं है। ध्यान रखेंगे, इसके वेतन का संविधान में वर्णित नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, संविधान में इसका वर्णित नहीं है, इसके वेतन का उल्लेख वर्णित नहीं है। ध्यान रखेंगे, संविधान में। अब इसके वेतन का उल्लेख नहीं है तो फिर क्या इसको वेतन नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। लेकिन इसके लिए एक निश्चित पारिश्रमिक जो है, धन की बात की गई है, इसको निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, इसके काम के पैसे दिए जाते हैं। और ये जो पैसा इसका निर्धारित होता है, ये भारत का राष्ट्रपति तय करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मैं थोड़ा सा बोलकर समझा देता हूँ, इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ये त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है जी, कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, लेकिन हम इसके कार्यकाल को 5 वर्ष मानकर चलते हैं। लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, इसके कार्य क्या है, इसके कार्य हैं कि यह भारत सरकार को, केंद्र सरकार को क्या देता है, विधिक सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत और भारत से बाहर क्या करेगा, भारत के क्या रखेगा, ये पक्ष रखेगा, भारत सरकार का किसी भी न्यायालय में ये पक्ष रखेगा। कौन करता है, ये महान्यायवादी। ठीक है, क्या भारत का जो महान्यायवादी होता है, क्या ये किसी सदन का सदस्य भी होता है, तो ध्यान रखेंगे, भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो क्या सदस्य नहीं होता गुरुजी,
तो ये बताइए क्या ये सदन की सदस्यता जो जब ये होता नहीं है क्या ये कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ध्यान रखेंगे भारत का महान्यायवादी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। संयुक्त अधिवेशन में भी भाग लेगा लेकिन मत का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। संसद में जो समितियां होती हैं उसके सदस्य के रूप में भी इसको नियुक्त किया जा सकता है, ध्यान रखना। बस इतना आपको याद रखना है कि ये संसद में बोलेगा भी लेकिन मत का प्रयोग नहीं करेगा। ये संयुक्त अधिवेशन में जाएगा भी लेकिन मत का प्रयोग नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ध्यान रखिए। यह भारतीय जो सरकार होती है, भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी सलाह ये नहीं देगा, ये इसको अधिकार नहीं दिया गया है। ये अपने पद पर रहते हुए क्या प्राइवेट वकालत भी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये क्या नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को ये जो है कानूनी सलाह नहीं देगा। किसके खिलाफ? भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि चारों मातृ निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? ऑप्शन है सत्रिया, बी ऑप्शन है भरतनाट्यम, सी ऑप्शन है असमिया, डी ऑप्शन है मणिपुरी। चारों मातृ की बात कर रहा है तो ध्यान रखेंगे मेरे बच्चा, क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। ये किससे जुड़ी है? मणिपुरी से जुड़ी है, ठीक है। मणिपुरी से क्या गुरु जी कोई और भी जुड़ा है? जी बिल्कुल जुड़ी है। बिंबावती देवी किससे जुड़ी है? मणिपुर से जुड़ी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन जुड़ा है? बिंबावती देवी किससे जुड़ी है? ध्यान रखेंगे, मणिपुरी नृत्य से जुड़ी है, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कौन जुड़ी है, जो है गुरु बिपिन सिंह जुड़े हैं। आपको याद रखना है गुरु बिपिन सिंह जो है किससे जुड़े हैं? बिपिन सिंह भी जो है किससे जुड़े हैं? मणिपुर नृत्य से जुड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुरु बिपिन सिंह भी किससे जुड़े हैं? मणिपुर से जुड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्री या गुरु नीलेश्वर सिंह जो है किससे जुड़े हैं? गुरु नीलेश्वर सिंह, ये भी आपको याद रखना है। गुरु नीलेश्वर सिंह जो है ये भी किससे जुड़े हैं? ये भी मणिपुर नृत्य से जुड़े हैं। बिंबावती देवी भी किससे जुड़ी हैं? मणिपुर नृत्य से जुड़ी है, ध्यान रखेंगे। और कलावती देवी, ध्यान रखेंगे, ये भी किससे जुड़े हैं? कलावती देवी, कलावती देवी, ध्यान रखना, कलावती देवी भी किससे जुड़ी हैं? मणिपुरी से जुड़ी हैं। और आपको एक और चीज याद रखना है, जो है गुरु अमली सिंह किससे जुड़े हैं? ध्यान रखेंगे, गुरु अमली सिंह ये भी किससे जुड़ी हैं? ये भी अमली सिंह जो है किससे जुड़े हैं? ये भी जो है मणिपुरी नृत्य से ही जुड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सविता मेहता किससे जुड़ी है? ये भी जो है किससे जुड़ी हैं? मणिपुरी से जुड़ी हैं। कौन है? सविता मेहता, ये भी नाम आपको याद रखना है। सविता मेहता किससे जुड़ी है? ये भी जो है मणिपुर से जुड़ी है। और छावेरी बहनें, ये भी आपको याद रखना है। कौन? छावेरी बहनें भी किससे जुड़े हैं? ध्यान रखिए, छावेरी बहनें भी मणिपुर से जुड़ी हैं। अब जी छावेरी बहनों में कौन कौन आता है? तो आपको याद रखना है छावेरी बहनों में कौन आता है? दर्शना, ठीक है, दर्शना छावेरी, ध्यान रखेंगे। नैना छावेरी आती है, नैना छावेरी, ध्यान रखेंगे, नैना छावेरी। स्वर्णा छावेरी आती है, ध्यान रखेंगे, स्वर्णा छावेरी आती है, ठीक है। और जो आती है नैना हो गई, स्वर्णा हो गई, दर्शना हो गई, और रंजना छावेरी। कौन आती है? रंजना छावेरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रंजना छावेरी। इन्हें छावेरी बहनें बोलते हैं, ध्यान रखना। ये किससे जुड़ी हैं? मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हैं। ये सभी मणिपुरी नृत्य से जुड़े हैं, ठीक है बच्चा। तो आज के ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरे समझाने से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही संबंधित हैं, कोई क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे बच्चे, तब तक के लिए हम आपसे जो है एक प्रार्थना है हमारी कि आप सभी जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को इसका क्या मिले, लाभ मिले। फिर हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।